नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है और इस वक्त 18,600 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने आज 18,652 के स्तर शुरुआत में देखे, लेकिन वहां से बाजार थोड़ा सा और नीचे आया है और अब हम देख रहे हैं कि 18,600 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। अगर हम गिरने वाले और चढ़ने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में अभी भी संकेत उतने खराब नहीं हैं। इंडेक्स को देखकर आप बाजार का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप देखिए एनएसई पर 1183 शेयर हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले 807 शेयर कर रहे हैं लाल निशान के साथ कारोबार, और कमोबेश यही रेशियो आपको बीएसई पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि आज अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें अगर हम निफ्टी में, तो सिर्फ एक शेयर ऐसा है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है, वो है एसबीआई लाइफ का शेयर। इसके अलावा कुछ ऑटो स्टॉक्स बाजार को आज सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। हीरो मोटो, टाटा मोटर्स में तकरीबन 1% के आसपास की तेजी दिख रही है और साथ में हम देखेंगे कि बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, अडानी पोर्ट्स में आधे % के आसपास की मजबूती है। लेकिन दूसरी ओर आज फिर से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर है, क्योंकि अमेरिकी फेड की तरफ से ये बयान आया है कि दरों को लेकर जो सख्ती है वो अभी कुछ और समय तक जारी रहेगी। लगातार 7वीं बार फेड की दरों बढ़ोतरी हुई है और कमेंट्स जो हैं फेड की तरफ से वो थोड़े से सख्त आए हैं, थोड़े से हॉकिश आए हैं, उसके चलते बाजारों पर प्रेशर बन रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये 4 शेयर निफ्टी में जो सबसे ज्यादा गिरे हैं, सभी के सभी आईटी पैक्स। के अलावा टाटा कंज्यूमर पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं और टाइटन भी आज है प्रेशर में। तो हम देख रहे हैं कि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा आज कमजोर सत्र हम देख रहे हैं। लेकिन बाजार की दिशा यहां से क्या होगी, आज वीकली एक्सपायरी पर आपको किस तरह से ट्रेड करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं अब नजर होगी नए साल पर भी, तो आपके लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए, इस पर भी आगे हम अपने एक्सपर्ट से जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि आपको हमें अपने सवाल भेजने कैसे हैं। तो 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा। सोशल मीडिया पर भी टीना स्वदेश मौजूद, तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर आप आसानी से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। अविनाश जी और नीलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। नीलेश, शुरुआती घंटे का जो कारोबार है हम देख रहे हैं कि 18,600 के आसपास निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है। आईटी अगर प्रेशर में नहीं होता, मेटल अगर आज प्रेशर में नहीं होता, तो शायद बाजार की स्थिति उतनी भी खराब नहीं है। ब्रॉडर मार्केट से संकेत तेजी के ही दिख रहे हैं। आप क्या सलाह देंगे अगर इंडेक्स को ट्रेड करना हो, कहां पर आप दांव लगाएंगे? निफ्टी आपको ठीक लग रहा है या फिर बैंक निफ्टी? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आईटी सेक्टर में दबाव देख रहे हैं और पिछले कुछ एक दिनों में हमने खासा दबाव आईटी स्पेस में देखा है और अभी भी कोई मेजर अपमूव वहां पे हमें नजर नहीं आता है। स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में बना हुआ है, तो सलाह ये होगी कि आईटी सेक्टर को अवॉइड करें। जहां तक रही निफ्टी इंडेक्स की बात, देखिए 21 डीएमए के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। पिछले कुछ एक दिनों से हमने देखा है कि उन्हीं लेवलों के आसपास से रिवर्सल देखने को मिलता है। 18,500 ये अब नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए और ठीक इसी स्ट्राइक में ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन भी 18,500 में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आज की वीकली एक्सपायरी की बात करें तो जो दायरा निकल के आ रहा है निफ्टी का एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू, वो होगा 18,550 से 18,650। ये एक 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज होगी निफ्टी के लिए आज के लिए। और ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी ज्यादा कंफर्ट आ रहा है। लगातार न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स बैंक निफ्टी अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। 44,000 के ऊपर लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन भी कर रहा है और पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसके चलते बैंक निफ्टी यहाँ से और आगे की ओर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 44,300 से 44,500 तक के लेवल हमें नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकते हैं। आज की एक्सपायरी की रेंज बैंक निफ्टी के लिए होगी 33,900 से लेके 44,200। तो एक ब्रॉडर 300 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज हम बैंक निफ्टी के लिए मान के चल रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सलाह होगी कि बैंक निफ्टी में कंफर्ट ज्यादा है, वहां पे गिरावट हो तो खरीदारी के मौके ढूंढे। निफ्टी में अगर 18,500 के आसपास आए तो वहां पे कॉन्ट्रावेट लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए निफ्टी में अवॉइड होगा और बैंक निफ्टी में करके चल सकते हैं।
ठीक है, निफ्टी अवॉइड कीजिए। निफ्टी बैंक में आपके लिए मौके बनेंगे और जो रेंज होगी 39,900 से लेकर 44,200 से 300 तक की रेंज निफ्टी बैंक के लिए हो सकती है। चलिए पहले दर्शक को शामिल करेंगे। उदयपुर से पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी सर, मेरे पास 2 आईपीओ के बारे में जानकारी लेनी थी सर। जी। एक तो अक्टूबर 2017 में जेएससी के 16 शेयर मेरे को 867 पर शेयर के हिसाब से अलॉट हुए थे। पुरुषोत्तम जी फिर से जरा एक बार नाम बताएंगे शेयर का। बोनस भी दिया, इस तरह से कुल 32 शेयर 867 के मेरे पास है। एक बार पहले शेयर का जरा फिर से नाम बताएंगे। जीआईसी जीआईसी। और दूसरा सर एसजेवीएन है ये जी। 26 रुपए पर शेयर के हिसाब से 256 शेयर अलॉट हुए थे मई 2010 में। मई 2010 में कौन से भाव पर? ये 26 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 26 रुपए के भाव पर मई 2010 में। तब से आप होल्ड कर रहे हैं इसको? काफी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं अविनाश जी। एसजेवीएन स्लो मूवर ये स्टॉक, लेकिन पिछले कुछ महीने अगर हम बात करें, खासतौर से अगर 6 महीने, तो शेयर ने अच्छी रफ्तार दिखाई है। और अब देखिए 38 रुपए 40 रुपए के आसपास जाकर ये भाव इसका ट्रेड हो रहा है। एसजेवीएन चूंकि लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं और अब इनको अब जाकर देख रहे हैं कि प्रॉफिट में ये आए हैं, क्या आप सलाह देंगे? यहां से आप फर्दर अपसाइड देख रहे हैं या फिर बेहतर होगा कि मुनाफा वसूली कर लें? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि एसजेवीएन जिस सेक्टर में काम करता है वो अभी ग्रीन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। आने वाला बजट भी ग्रीन एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला है, क्योंकि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट का मेन फोकस है। और एसजेवीएन जो हाइड्रो पावर में है, हमको लग रहा है कि अभी इन्होंने हाल ही में एक बड़ा एक्सपेंशन कंप्लीट किया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगा। अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से 50% अपसाइड पॉसिबल है अगले 12-15 महीने के लिए, क्योंकि अभी तो एफआईआईज और काफी बड़े फंड्स भी इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब बड़े निवेशक इसमें एंटर कर चुके हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आगे इसमें बड़े वॉल्यूम्स आएंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। ओवरऑल इन्होंने काफी समय तक ये होल्ड किया है, तो मेरे ख्याल से अगर और एक 25-30% स्टॉक बढ़ता है तो इसमें थोड़ा सा मुनाफा वसूली करे, लेकिन पूरा स्टॉक ना निकाले, क्योंकि आने वाले 1-2 साल कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, एसजेवीएन को लेकर ये भी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, किशन। नमस्कार किशन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास मैम पेटीएम के शेयर है 127। हेलो। और 781 रुपए के भाव है, तो इसका बायबैक आया, तो इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए इसमें? राइट। रोज अक्सर हम देखते हैं एक सवाल पेटीएम पे तो आ ही जाता है, और इस वक्त जो बायबैक की अनाउंसमेंट है उसके बाद भी रिटेल निवेशकों को लेके थोड़ा मन में सवाल काफ़ी ज़्यादा है कि ये जो बायबैक अनाउंस हुआ है उसमें क्या करना चाहिए, कितना अट्रैक्टिव होगा ये शेयर होल्डर्स के लिए। अविनाश जी, आप ही से सवाल होगा। पेटीएम वैसे तो इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस बार देखिए 535 के पास कारोबार कर रहे हैं, इनकी खरीद 780 की थी। इस पर राय दीजिए, और बायबैक पर भी राय जानना चाह रहे हैं, और आपसे भी समझना चाहेंगे ये जो पेटीएम ने बायबैक अनाउंस कर दिया, किस तरह से देख रहे हैं आप, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं इस बायबैक को, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा कुछ कैश में है नहीं, और अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन पॉइंट में भी आने में अभी समय लग सकता है। ऐसे समय में बायबैक अनाउंसमेंट ये कैसे देख रहे हैं आप, और रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए कितना अट्रैक्टिव होगा ये इसमें पार्टिसिपेट करना? देखिए पूजा, मैं पहली बात बता दूं कि ये बायबैक ओपन मार्केट ऑफर का है, तो उसका मतलब है ये मैनेजमेंट जो 810 रुपए में इन्होंने बायबैक की प्राइस अनाउंस की है वो टेंडर बेस्ड नहीं होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। तो ये बायबैक एक तरीके से फीका बायबैक हो गया है, बिकॉज 810 का प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर ओपन मार्केट से होता है तो उसका मतलब रिटेल निवेशकों को इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं रहेगा, और उसीलिए शायद शेयर में इतनी बड़ी तेजी आपको देखने को ना मिली। और दूसरी बात आपने सही कही कि इस कंपनी का तो कामकाजी मुनाफा भी नहीं आ रहा है,
और इनके पास जो पहले पब्लिक इशू के टाइम से जो कैश इन्होंने रेज किए 2100 में इन्होंने आईपीओ किया था, तो उसी में से थोड़ा सा पैसा ये ओपन मार्केट के लिए बायबैक के लिए करिए। तो नतीजा ये है कि ये कैश बिजनेस के लिए यूज करनी चाहिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली बायबैक जब किया जाता है तब कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ता है, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है। बट इस कंपनी के बारे में तो कुछ भी ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं निवेशक को यही कहूंगा कि अभी इन्होंने खरीदा है तो थोड़ा सा सब्र रखिए। करंट प्राइस पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी डाउनसाइड आएगी, बट हाँ अपसाइड के लिए आपको कम से कम एक आध साल और वेट करना पड़े, क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि सितंबर 23 के बाद ये कामकाजी मुनाफा कमाने लगेंगे। और ऐसा अगर होता है तो देखिए बाकी सारे नंबर तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कामकाजी मुनाफा अभी तक नहीं है, तो होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से ये शेयर में डेढ़ साल होल्ड करने के सिवाय इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अदरवाइज इनका काफी भारी लॉस होगा। तो अभी तो होल्ड करिए और मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल का टाइम फ्रेम दे दीजिए। ठीक है, होल्ड कीजिए, समय दीजिए, शायद आपको यहां से ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पंजाब से चरणजीत सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। चरणजीत जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर मेरे पास जुबलिएंट फूड के है 100 शेयर, बाइंग है 572। तो जब से एक मंथ से डिक्रीज ही जा रहा है, तो कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं सर? आपने लिया कब था ये? अप्रोक्स 9 नवंबर को। 9 नवंबर को। तो आपने ट्रेड के लिए लिया था या फिर निवेश का इरादा था, क्या था? 3 से 4 महीने के लिए सोचा था कि रख के अगर इसका 630 प्लस जाता है तो देन आई श्योरली इसको सेल आउट कर देंगे। 3 से 4 महीने का व्यू बीच में फंसा हुआ है, तो कब तक सर इसको मैं और होल्ड रख सकता हूँ? ठीक है, 3 से 4 महीने का व्यू था। शॉर्ट टर्म में थोड़े से पैसे बनाना चाहते थे, लेकिन शेयर ऊपरी स्तर से नीचे आ गया। 571 वाला शेयर आ गया 527 रुपए के आसपास। नीलेश, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। पिछले 6-8 महीने से एक लार्जली हम ये कह सकते हैं कि दायरे में रहा है। 700-800 रुपए के भाव से जब ये करेक्ट हुआ उसके बाद दायरे में रहा। हालांकि हम देखने कुछ खबरें आ रही हैं कि डोमिनोज कुछ नए पिज़्ज़ा कैटेगरी में कुछ लॉन्च कर रहा है, नेपाल में एक्सपेंड करने की योजना है कंपनी की। क्या लगता है आपको कि इसके चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको? अभी बने रहना चाहिए, 2-3 महीने का समय दे दें, या फिर जो नुकसान हो रहा है उसको बुक कर लें? देखिए अभिषेक जी, पिछले 1 साल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर ने खासा निराश ही किया है। कोई यहाँ पे अपमूव हमें देखने को नहीं मिला है। अक्टूबर 2021 में यहाँ पे हाइस बने थे 910 के आसपास के, उसके बाद लगातार एक गिरावट का दौर शुरू हुआ है। इन बिटवीन नो डाउट यहाँ पे पुल बैक जरूर देखने को मिले हैं, बट फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे निचले स्तरों पर लेवल्स की बात करें तो 500 के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई पुल बैक आता है तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर किसी ने लिया है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि जो मेजर अंडरटोन है वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। और निचले स्तरों पर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो है 485 का। करंट लेवल पे अगर ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहते हैं तो 485 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बट मैं अभी भी कहूंगा कि अगर पुल बैक आता है 550 580 के जोन में तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करने की सलाह होगी। ऑलराइट, ठीक है। तो जुबिलेंट फूड फिलहाल होल्ड करिए और बीच बीच में अपने स्टॉक को रिव्यू भी करते रहिए। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमारे साथ अमृतसर से इस वक्त संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास ना ये इंडियन बैंक मर्चेंट सर्विसेज के 20,000 शेयर है 33 रुपए पे। हेलो, इंडियन बैंक के शेयर्स हैं आपके पास? इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। ये कितने पे? 33 पे लिए हैं। इंडियन बैंक नहीं मैम। अच्छा, इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। हाँ जी, 33 रुपए पे। ओके, ठीक है। 33 रुपए पे लिया आपने, ठीक है। काफी छोटी राइट, ये कोई फाइनेंशियल कंपनी और काफ़ी छोटी कंपनी नज़र आ रही है। मार्केट कैप सिर्फ 170 करोड़ का है इसका। चलिए आपको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नीलेश, आपसे समझना चाहेंगे, इस कंपनी को ट्रैक करते हैं आप? देखिए टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका सिंबल है IND बैंक, इंड बैंक, और करंटली 38.75 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। करेक्ट कीजिएगा अगर यहाँ पे मैं गलत हूँ तो 38.75 के आसपास इंडियन मर्चेंट बैंक के ये एक काउंटर है। और टेक्निकली बहुत ही शानदार मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। लगभग 15.5% का गेन यहाँ पे हो रहा है।
और पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर ने 26 रुपए से 38 रुपए का एक बड़ा अपमूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे नो डाउट अंडरटोन पॉजिटिव है, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ऊपरी स्तरों पर 44 से 46 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अमूमन इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने खासी वॉलेटिलिटी देखी है और वॉल्यूम अक्सर लो होते हैं। हालांकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम एक्टिविटी भी पिकअप होती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 35.5 का, ऊपरी स्तर पर 44 से 46 का अगर रेंज मिलता है तब वहां से रिव्यू करें या फिर एक बार के लिए मुनाफा बांध लें। राइट, ये इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है। इंडियन बैंक जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है और उसका एसेट मैनेजमेंट आर्म है, जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा था और उस पर आपको राय भी दे दी गई है। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन लिस्टेड है और इस पर इनकी खरीदारी थी, तो टेक्निकल चेक एक हमने आपको देने की कोशिश की। IT स्टॉक्स जो है बाजार दबाव बनाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि निफ्टी इस वक्त तकरीबन 100 अंकों की नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है। 18,568 के आसपास। निफ्टी बैंक भी अब है लाल निशान में और सेंसेक्स से 325 अंक नीचे। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एससीएल टेक, TCS, ये स्टॉक्स IT में और मेटल में JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये तमाम स्टॉक्स बाजार पर आज प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए आपके लिए अब लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ABCD। रोज की तरह विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए आज का क्या टॉपिक है? देखिए, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले, इसका इक्विटी में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कमोडिटी मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम बात कर रहे हैं कंटैंगो और बैकवर्डेशन की। कंटैंगो वो स्थिति है जब बाजार का आपका स्पॉट प्राइस मौजूदा भाव मान लीजिए अगर क्रूड की बात करें $80 के आसपास है और आगे जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप डिलीवरी लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए 3 महीने के बाद की, 6 महीने बाद की, उसके भाव मौजूदा भाव से काफ़ी ज़्यादा हो तो समझिए कंटैंगो की स्थिति। कंटैंगो की स्थिति क्यों होती है? क्योंकि बाजार में आपको लगता है कि सप्लाई की शॉर्टेज है या फिर ग्लोबल सिनेरियो इस तरह का बन रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रहा है या कोई इस वेदर को लेकर कंसर्न है, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो कंटैंगो की स्थिति कराते हैं। तो ऐसे में ट्रेडर्स क्या करते हैं? कमोडिटी ट्रेडर्स स्प्रेड क्रिएट करते हैं। अगर कंटैंगो की स्थिति है, उन्हें लगता है कि यही स्थिति बनी रहेगी, तो वो जो मौजूदा जो भाव है मौजूदा करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर देते हैं और आगे फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग कर देते हैं और स्प्रेड के जरिए कमाई करने की कोशिश करते हैं। अगर कंटैंगो की स्थिति आगे भी बनी रहे तो उन्हें अच्छी कमाई होती है। दूसरी स्थिति होती है बैकवर्डेशन, जहां पर फ्यूचर्स भाव से मौजूदा भाव ज्यादा हो जाते हैं, यानी मौजूदा भाव कम ज्यादा है और आगे के कॉन्ट्रैक्ट के भाव कम हो जाते हैं। तो मौजूदा भाव ज्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लग रहा है कि अभी ओवर सप्लाई की स्थिति है, यहां पर शॉर्टेज नहीं है, तो ये यहां पर भी स्प्रेड क्रिएट करके कमा लेते हैं। तो दो ऐसे यहां पर टर्म्स जरूर आपको टफ सुनने में लग रहे होंगे, लेकिन कमोडिटी मार्केट में इसका खूब इस्तेमाल होता है और स्प्रेड के जरिए फ्यूचर्स के ट्रेडर इसके जरिए काफी अच्छी कमाई करते हैं। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन ये समझाने के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कमोडिटी बाजार में कमाई करने में मदद कर सकती है, वो आपको विश्वमोहन ने समझा दी हैं। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से उदय पांडे का सवाल लेंगे, ट्विटर के जरिए आया है। इनके पास है टाटा पावर के 500 शेयर 238 रुपए के भाव पर। नीलेश, टाटा पावर या फिर बाकी स्टॉक्स, हम देख रहे हैं कि पावर बिल्कुल इनकी खत्म हो गई है पिछले, अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो, और एक रेंज बाउंड ही यहाँ पर हम ट्रेड देख रहे हैं 224 के आसपास फिलहाल ये है। इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, काफी लंबे समय से हम इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस हिसाब से पिछले लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल देखने को मिला है, तो देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। जहां तक टारगेट की बात करें तो 240 से 245 तक का मूव हम इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। करंटली 225 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जो सपोर्ट है वो काफी नजदीक है, इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। 215 रुपए के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट निकल रहा है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपरी स्तर पर 235, 240 और 245 तक की अपमूव इमीडिएट बेसिस पे हमें टाटा पावर में देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, ये काउंटर भी है जो काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद अपमूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है यहाँ पे 10% से ज्यादा की। तो यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन 98 पे करंटली ट्रेड हो रहा है। 105, 110 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है।
ऑलराइट, तो ओवरऑल सेक्टर अच्छा लग रहा है और आप इसमें बने रह सकते हैं, ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए संजय मौजूद है इस वक्त। संजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते पूजा जी, मेरा सवाल सकूमा एक्सपोर्ट के ऊपर है। मेरे पास 10,000 क्वांटिटी है 18 रुपए पे मई के महीने से, इसमें निकले या अभी कुछ प्रॉफिट बनेगा थोड़े समय में? ओके, ठीक है। सकूमा एक्सपोर्ट्स, ये हम अपने डायरेक्टर को बोलते हैं ये स्टॉक निकालने की कोशिश करें। SAKUMA सकूमा एक्सपोर्ट्स के नाम से ये कंपनी है। ये कंपनी भी छोटी है, 432 करोड़ का ही मार्केट कैप है इसका, बट इस पर राय ले लेते हैं। नीलेश आप ही सजेस्ट करिए क्या करें। इन्हीं के खरीद के आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, मई से इन्होंने लिया हुआ है, क्या सजेस्ट करेंगे स्टॉक में? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा काफ़ी मार्केट कैप काफ़ी लो है, वॉल्यूम एक्टिविटी अमूमन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। 18 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। टेक्निकली एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है, बट जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी होती है थोड़ा-सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सलाह दूँगा 16.5 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर 20 का इमीडिएट लेवल है, इमीडिएट हर्डल है, वो पार होगा उसके बाद हमें 22 से लेके 24 तक का अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे एक बार के लिए बने रहें, 16 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप बने रहिए। कुश भार्गव का सवाल लेंगे ट्विटर के जरिए। इनके पास यस बैंक के 50,000 शेयर हैं 16 रुपए के भाव पर। यस बैंक लगातार इसमें हमने तेजी देखी है और अब ये शेयर निकल गया है 22 रुपए के आसपास इसका भाव हो गया है। इसमें अब अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हो रहा है जबरदस्त, करीब करीब 3.25 लाख रुपए के आसपास का। 16 रुपए के आसपास के भाव पर बाइंग, अविनाश जी एक थोड़ी सी ब्रेव कॉल, क्योंकि ये शेयर चल चुका था, लेकिन पिछले 3-4 सत्र बहुत ही शानदार रहे हैं यस बैंक की अगर बात करें तो। और हमारी खबर भी ये थी कि एडवेंट और कार्लाइल जो स्टेक ले रहे हैं उनके थ्रू शायद इसी हफ्ते 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बैंक में आती हुई दिखेगी। यहां से आपका क्या आउटलुक है यस बैंक के शेयर को लेकर, और इसमें अभी निवेशित रहें या फिर चूंकि इतना बड़ा फायदा हो रहा है इसको अगर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा? कि आपने सही कहा कि दो की फंड्स एंटर कर रहे हैं, 5,000 करोड़ का इन्फ्लो आ रहा है, तो मार्केट्स को ये बात काफी पसंद आई। पिछले 1-2 क्वार्टर से, जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था, कि थोड़ा सा एसेट क्वालिटी और जो लोन बुक ग्रोथ है वो अच्छा हो चुका है और क्रेडिट ग्रोथ मार्केट में अच्छी ट्रेंड दिखा रहा है, तो यस बैंक को भी फायदा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लॉक इन के शेयर्स है वो अगले मार्च में रिलीज हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि तभी काफी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने 16 रुपए में लिया है, काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है, 22-23 रुपए का भाव है। एटलीस्ट कम से कम 50% तो बुक कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा अपसाइड प्योरली नैरेटिव या ये डेवलपमेंट से हुआ है। ये एक इवेंट होता है तो उसके बाद स्टॉक वापस थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से 22-23 में एटलीस्ट 50% होल्डिंग बिकवा लीजिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। लेकिन याद रखिए आने वाले मार्च दैट इज 23 का जो फिस्कल ईयर है, FY मार्च 23, वहां पे जो लॉक इन वाले शेयर्स है वो रिलीज होंगे और काफी हद तक जो पहले निवेशक है वो अपना माल मार्केट में जरूर बेचेंगे, तो वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है। प्लस यस बैंक की जो इक्विटी कैपिटल है वो 2,500 करोड़ है, ये काफी बड़ी इक्विटी है और इसको सर्विस करना, इसके ऊपर अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करना काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट 50% बुकआउट और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। ठीक है, तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये राय आपको दी जा रही है, और बैलेंस आप बुक होल्ड कर सकते हैं यस बैंक में। और इसमें अभी डेवलपमेंट होना शुरू हुए हैं, आगे और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन बीच बीच में रिव्यूज जरूर लेते रहिए यस बैंक में, ये राय आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए, RN सिंह। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए सर। मैडम मेरा आवास फाइनेंसर। ठीक है, ये लिया कब था आपने और कितना समय दे सकते हैं आप? 3 महीने का समय दे सकते हैं। ठीक है, नीलेश जी आप सजेस्ट करिए। आवास फाइनेंशियर्स अभी हम देखें तो
मुनाफा हो रहा है इनको। 1900 के पास इन्होंने लिया हुआ था और अब देखिए 2580 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए? 6 महीने के लिए और होल्ड कर सकते हैं, बने रहें या फिर मुनाफा बुक करके निकल जाए स्टॉक से? चार्ट्स पर आपको कैसा दिख रहा है शेयर? वेल पूजा जी, देखिए काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। 1870 से 1900 के जोन में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन के साथ साथ एक रिवर्सल आज के सेशन में स्पॉट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पुल बैक है वो एक्सटेंड हो सकता है। 2050-2100 तक के इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के चल सकते हैं और थोड़ा सा पोजीशन पर्सपेक्टिव से देखिए 2 से 3 महीनों के, तो यहाँ पे 2200 तक की यहाँ पे अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बट कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे फिलहाल के लिए चार्ट पे स्पॉट नहीं हो रही है। अगर पुल बैक 2200 से 2300 के जोन में आता है तो वहां पे मुनाफा जरूर बांधे और निचले स्तरों पर इमीडिएट बेसिस पे 1900 का सपोर्ट है। 1900 का लेवल ब्रेक होता है तब वहां पे रिव्यू करें या तो एक बार के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने की सलाह। करंट लेवल पे होल्ड करें फॉर द पुल बैक टुवर्ड्स 2100 टू 2200। इन्वेस्टर्स को लेकर ये व्यू नीलेश का, लेकिन अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए है नागपुर से प्रदीप का। इनके पास एक कोटक बैंक के 4000 शेयर 1900 रुपए के भाव पर और कमोबेश इसी भाव के आसपास ये शेयर ट्रेड कर 1865 रुपए के आसपास की प्राइस है। लॉस हो रहा है इनको 1,39,000 रुपए का अपने पोर्टफोलियो पर। लेकिन नीलेश, आपसे ही राय जानना चाहेंगे, कोटक बैंक हमने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा और जब भी हमने देखा कि शेयर 1900 रुपए से 2000 के रेंज में गया वहां पर फंसा है, वहां से बिकवाली का शिकार हुआ है। आपका क्या व्यू है? और इसके अगर हम ब्रेकआउट लेवल की बात करें, किस लेवल के बाद आपको लगेगा कि ये शेयर यहां से अब चलने वाला है? अभिषेक जी, वो लेवल काफी ऊपर है और इस पर्टिकुलर काउंटर की फितरत ये रही है कि जब जब बैंक निफ्टी चलता है ये उसके विपरीत मूव देता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कोटक महिंद्रा बैंक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में नेगेटिव नजर आ रहा है। निचले स्तरों पर अगर 1850 ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे और भी गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर ऊपरी स्तरों पर 1950 के पार निकलता है तब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल देता हुआ नजर आएगा। तो करंट लेवल पे अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो 1850 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें या तो फिर वहां पे एक बार रिव्यू करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। आप होल्ड करिए, स्टॉक में कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाने की राय यहाँ पर इस वक्त आपको दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का फोकस करते हैं और आज फोकस में है वीआरएल लॉजिस्टिक्स का शेयर। यहाँ पर खबर आ रही है कि प्रमोटर्स की बिकवाली और घरेलू फंड्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब इसमें जो डील्स हो रही हैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या कुछ एक्शन दिख रहा है इस वक्त स्टॉक में। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित, बताइए। तो पहले तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने करीब 5.4% स्टेक अपनी बेची है। इसके से उनकी जो होल्डिंग है वो 64.2% पे हो गई। बट इसके सामने जो बायर्स है सब बड़े अवधि के बायर्स आए, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, क्वांट म्यूचुअल फंड, इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी जो होल्डिंग है इस कंपनी में करीब 0.6 से 0.7% से बढ़ा दी गई है। अब उसी के अलावा अगर आप स्टॉक की मूवमेंट की बात करें तो अभी ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के बहुत करीब है। नवंबर लो से करीब 12% चढ़ चुका है और पिछले एक साल में हमें करीब 27% का मूव देखने मिला है। और क्या ट्रिगर्स है इस स्टॉक के लिए, तो पहले अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पिकअप देखने को मिल रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में। उसी के साथ कंपनी की जो क्लाइंट एडिशन रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, दोनों ही कॉर्पोरेट और एसएमई साइड में। फेस्टिव सीजन बुकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और जो नॉन कोर बिजनेसेस कंपनी ने जो बेची थी रिसेंटली, अपनी जो बस बिजनेस बेची थी उसके से अच्छा खासा कैश इनफ्लो। और ये जो डील था ये थर्ड क्वार्टर FY23 जो कि ऑनगोइंग क्वार्टर है, इसी क्वार्टर में कंप्लीट होने की बातचीत चल रही है। उसके वजह से कंपनीज की कैश और बढ़ जाएगी और डेट भी कम हो सकती है। और आखिर में अगर आप कंपनी की वैल्यूएशंस देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स स्पेस में वीआरएल लॉजिस्टिक्स सबसे चीपली वैल्यूड है अपने पीयर्स से। अगर आप देखेंगे तो FY24 वैल्यूएशंस में वीआरएल लॉजिस्टिक्स करीब 19 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जबकि उसके पीयर्स जैसे कि टीसीआई एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इन सब की वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो करीब 31 to 35 टाइम्स है। तो काफ़ी डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस है वीआरएल लॉजिस्टिक्स के। बड़े अवधि के इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं कंपनी में और ग्रोथ ट्रिगर्स भी काफ़ी है और नॉन कैश बिजनेस और नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकलने के कारण कंपनी का फोकस अभी का कंप्लीटली लॉजिस्टिक्स बिजनेस पे रहेगा। तो ये सारे कई ट्रिगर्स है कंपनी के लिए और इसी कारण हमें ये स्टॉक रडार पे रखना होगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर बिकवाली की है, लेकिन कुछ घरेलू फंड्स निवेशकों की एंट्री भी यहाँ पर बताई जा रही है और आगे के तेजी के ट्रिगर्स भी यहाँ पर अभी आपको सौमित बता रहे थे। अविनाश जी, वीआरएल लॉजिस्टिक्स कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? अब आगे के लिए बड़े ट्रिगर्स जो दिख रहे हैं उसमें कंपनी की अगर बात करें तो त्योहारों के सीजन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बुकिंग देखने को मिल रही है और माल ढुलाई में भी जो तेजी आई है उसका भी फायदा यहाँ पर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो डील हो रही है इसको कैसे देख रहे हैं आप और क्या करंट लेवल पर निवेश की सलाह देंगे स्टॉक में? पूजा, डेफिनेटली लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत अच्छी तरह से एक्सपेक्टेशन है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद सारे लॉजिस्टिक प्लेयर्स को बेनिफिट होगा। अगर वीआरएल लॉजिस्टिक की बात करें तो ये सबसे बड़ा रोड लॉजिस्टिक प्लेयर है। इनके काफ़ी बड़े नेटवर्क हैं पैन इंडिया, और मुझे लग रहा है कि 2-3 चीज़ें जो इनके लिए अभी फेवर में हो गई कि इनके लिए सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो फ्यूल कॉस्ट होता है, डीजल का खर्चा। मेरे ख्याल से अगर क्रूड की कीमतें थोड़ी सी नरम रहती है तो डीजल की कीमतें अगर कम होगी तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफ़ी बदलाव आएगा। और प्लस जिस प्रकार की अभी जीडीपी के आंकड़े दिख रहे हैं, प्लस जिस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ रहा है, इसका फायदा भी कंपनी को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली अगर नजरिया साल भर का है तो डेफिनेटली ये जो वीकनेस आप अभी स्टॉक में देख रहे हैं इसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये डील हुई है। डील से कोई बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कोई नेगेटिव सरप्राइज आया है। इनफैक्ट बड़े निवेशक यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, तो इवन रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली इसमें थोड़ी पोजीशन ऐड करके साल भर का नजरिया है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। लॉजिस्टिक्स पर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से वैदेही शाह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। वैदेही नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मुझे पूछना था, पीएनबी में मेरी परचेस है 59 की 1000 शेयर एंड बैंक ऑफ बड़ौदा परचेस है 122 पे 500 शेयर। तो मुझे कब तक इसे होल्ड करना है या फिर क्या करना है? आपने निवेश के लिए लिया है या फिर आपने ट्रेड के लिए लिया है इसको? सॉरी, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या फिर ट्रेड का इरादा है? इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए 59 रुपए के और भाव मुझे एक पर। और पूछना था कि मुझे बलरामपुर चीनी अगर परचेस करना है तो कौन से रेट पे मैं परचेस करूं? बलरामपुर चीनी खरीदना है तो कौन से भाव पर परचेज करनी चाहिए? ठीक है, चलिए आपके सभी सवालों के जवाब जानते हैं। पीएनबी से शुरुआत करेंगे। पीएनबी आज अच्छी रफ्तार हम देख रहे हैं, और सिर्फ पीएनबी नहीं बल्कि बाकी के जो मिड कैप बैंक्स हैं वहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग है। पीएनबी देखिए करीब 4-5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज है 52 हफ्ते की ऊंचाई पर, न सिर्फ 52 हफ्ते बल्कि करीब करीब 3 साल के हाईस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जेपी मॉर्गन की सॉलिड रिपोर्ट भी आई थी, 72 का टारगेट भी दिया था। पीएनबी, अविनाश जी, थोड़ी सी एक करेजियस इसको कॉल कहेंगे कि 59 रुपए के आसपास जाके फिर से पीएनबी को खरीदना, उसके बाद भी हम शेयर में तेजी देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी इसको समय देना चाहिए, अभी और बड़ी तेजी से बाकी है? अभिषेक जी, आपने सही कहा कि जेपी मॉर्गन ने इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी, उसके बाद काफी तेजी स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ा। उन्होंने क्लियरली कहा है कि इनका ये ट्रेडिंग कॉल है, तो इनका जो टारगेट प्राइस है ये हो सकता है कि बहुत जल्दी नेक्स्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स में हासिल हो। तो मेरे ख्याल से निवेशक को याद रखना चाहिए कि डेफिनेटली इसमें मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में अभी भी एसेट क्वालिटी देखिए या लोन बुक ग्रोथ देखिए, इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आया नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने 57-58 में स्टॉक लिया है। अगर 75 होता है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल करना चाहिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि देखिए क्रेडिट साइकिल स्ट्रांग है। तो पीएनबी डेफिनेटली फर्स्ट 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बड़ी बैंक है तो उसको भी फायदा होगा, लेकिन 75 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आए, तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन रिटेन करें। यूबी अविनाश जी है 122 के भाव पर ये शेयर है और 190 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और अब देख रहे हैं कि 6 महीने में ये शेयर डबल हो गया है। क्या यहां से भी आपको अभी मजबूती की उम्मीद है या इसमें भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं मायने से पीएनबी से काफी बेहतरीन है। एसेट क्वालिटी की बात करें, इनकी बैलेंस शीट साइज की बात करें तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा अगर ये 6-8 महीना होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि निवेशक को यहाँ से भी कम 15-20% की अपसाइड मिलेगी। तो यहाँ पे जल्दबाजी न करें, इन्होंने अच्छे एंट्री लेवल पे स्टॉक खरीदा है, अभी करीबन 190 का प्राइस है, और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली का समय इस स्टॉक में दिखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। अक्टूबर टू मार्च नॉर्मली बैंकों का बहुत स्ट्रांग पीरियड होता है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि और भी अच्छे नतीजे आएंगे, तो कम से कम 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा ये मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं।
बीओबी को भी होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी सी आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। 6 महीने में देखिए 100.79% डबल हो गया है ये शेयर बीओबी का। लेकिन बलरामपुर चीनी के बारे में राय जानना चाहते हैं वैदेही और नीलेश, आपकी मदद चाहेंगे। हमने देखा कि 500 रुपए के आसपास तक शेयर गया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, 300 रुपए के आसपास तक ये शेयर फिर आया, उसके बाद फिर से रिकवरी वाले फेज में है और अब देखिए 386 के आसपास ये पहुंच गया है। क्या ये सही प्राइस है बलरामपुर चीनी को खरीदने के लिए या फिर थोड़ा सा वेट कर लें अभी? देखिए अभिषेक जी, ये करंट लेवल पे भी खरीदे के चला जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक गिरावट के बाद यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपरी स्तर पर देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 390 के आसपास का है, जिसके आसपास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है काउंटर। उसके बाद अगर ये काउंटर ब्रेकआउट देता है तो 420 से 430 तक की अक्सर हमें देखने को मिलेगी, जिसकी संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। तो यस, करंट लेवल पे इसे खरीद के चल सकते हैं। 370 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इमीडिएट बेसिस पे 400 का टारगेट होगा। 400 के निकलने के बाद जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है लगभग 425 का आ रहा है, तो डेफिनेटली इसे खरीद के चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपको बलरामपुर चीनी में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल हमें आया है, सनीत जी का सवाल है और मेड प्लस के शेयर्स हैं इनके पास, 19 शेयर्स 791 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। अविनाश जी, आप ही सजेस्ट करिए, मेड प्लस ऑन ई फार्मेसी स्पेस की ये कंपनी है और उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेस में अब कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये मेड प्लस पर सवाल आया है, इसको हम दिखा देते हैं स्क्रीन पर। तो इस स्पेस में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और इनकी जो खरीदारी है वो जब स्टॉक नीचे आ रहा था तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की थी मेड प्लस में। क्या लग रहा है आपको, कंपनी कैसी लग रही है, बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए स्टॉक से? देखिए, मेड प्लस ई फार्मेसी बिजनेस में, और आपने सही कहा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इनफैक्ट ई फार्मेसी बिजनेस में जो रिटेल अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। मेड प्लस ने अभी रिसेंटली काफ़ी और एडिशनल टच पॉइंट्स ऐड किए हैं। कंपनी का मानना है कि इन्होंने इनिशियल जो ब्रांडिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस है वो इनकर किया है। जब ये करीबन 6 से 12 महीने के बाद यूटिलाइजेशन या स्केल अप होंगे ऑपरेशन, तो इनके लिए रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मेड प्लस एक ऐसी कंपनी है जो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम से आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से नरम हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में ई फार्मेसी का बिजनेस में ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड ये 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम दे, और डेफिनेटली उसके बाद ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगले दर्शक के सवाल की तरफ जाएंगे। इनके पास ये शौविक पॉल के पास ये कोचिन शिपयार्ड के शेयर 1000 की क्वांटिटी है और 522 रुपए के आसपास का भाव है। इनके भाव से तकरीबन ये 100 रुपए शेयर ऊपर आ गया है कोचिन शिपयार्ड का। नीलेश, आपसे राय जानना चाहेंगे कोचिन शिपयार्ड को लेकर। देखिए, जो डिफेंस वाले जो स्टॉक्स हैं इस साल बहुत स्ट्रांगली चले हैं, HAL हो, कोचिन शिपयार्ड हो, मिधानी हो, हमने चौतरफा तेजी देखी और कहीं ना कहीं सरकार का जो फोकस है मेक इन इंडिया पर, आत्मनिर्भर भारत पर, उसका भी सपोर्ट मिला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी अपसाइड इसमें है, इस भाव से अभी भी शेयर को होल्ड करना चाहिए या फिर ये प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा सा कर लें? अभिषेक जी, देखिए प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए। काफी लंबा रनअप, काफी बड़ा रनअप हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आएगी और निचले स्तरों पर अगर ये लंबे नजरिए से देखें, अगर लॉन्ग टर्म निवेशित रहना चाहते हैं तो होल्ड करें। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं तो मुनाफा वसूली करें। निचले स्तरों पर 580 560 ये जोन में फिर से एक बार काउंटर आ सकता है। मैं कहूंगा वहां पे अगर फिर से मिलता है तो फिर से लॉन्ग साइड में पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। मेजर स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है फॉर नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स पर्सपेक्टिव, लेकिन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आ सकती है। पर ये भी चलिए, इसी के साथ अब समय समाप्त हो गया है यो स्टॉक्स में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन नीलेश जी, अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज बाजार पर अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए, साथ ही हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे